एमपीपीएससी के सभी विद्यार्थियों को एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। मैं और इस पे कुछ इनोवेटिव करने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपकी तैयारी में और मददगार हो। चलिए, तो आज हम जो करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, आज के जो एमपी के टॉप 5 न्यूज़ेस हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको आप बोलते हैं डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी साहब ऑफ एमपी। तो प्लीज याद रखिएगा, कैलाश मखवाना जी, आईपीएस कैडर के ऑफिसर कैलाश मखवाना जी, जो एमपी से ही बिलोंग करते हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग कैलाश मखवाना जी जो आईपीएस कैडर के ऑफिसर हैं, उनको एमपी का नया डीजीपी घोषित कर दिया गया है। अच्छा, डीजीपी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, या जो आईपीएस कैडर होता है आप डीएसपी बनेंगे, या जो पुलिस होती है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आती है? प्लीज याद रखिएगा, होम डिपार्टमेंट। जब आप किसी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो आप होम मिनिस्ट्री नहीं लिखेंगे। मिनिस्ट्रीज हमेशा सेंट्रल लेवल पे होती है। होम मिनिस्ट्री मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन होम डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यहां पे वर्ड डिपार्टमेंट आएगा। प्लीज याद रखिएगा, कभी भी एमपीपीएससी के कोई स्टेट वाले आंसर में आप होम मिनिस्ट्री मत लिख दीजिएगा। मिनिस्ट्री नाम का शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, हम यहां पे डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर की बॉडीज हैं। लेकिन यदि आपको स्टेट में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिपार्टमेंट। वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो थोड़ा वर्ड याद रखिएगा, किसी भी स्टेट का होम डिपार्टमेंट, ठीक है, डिसाइड करता है कि डीजीपी कौन नियुक्त होंगे, और इस बार कैलाश मखवाना जी को मध्य प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है, जो हमारे एमपी के 32nd डीजीपी हैं। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत पूछता है, ये कौन से नंबर के डीजीपी हैं? 32nd नंबर के मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। इससे पहले कौन थे? सुधीर सक्सेना जी। कैलाश मखवाना जी से पहले कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी? तो कौन थे? सुधीर सक्सेना जी। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे पहले डीजीपी मध्य प्रदेश के कौन थे, ठीक है? पहले डीजीपी मध्य प्रदेश के कौन थे? तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, होम डिपार्टमेंट क्या होता है, होम मिनिस्ट्री क्या होता है, कहां डिपार्टमेंट यूज करते हैं, कहां मिनिस्ट्री यूज करते हैं। तो 32nd डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश कैलाश मखवाना जी, उससे पहले सुधीर सक्सेना जी। पहले डीजीपी का नाम मैंने आपसे पूछा है, मैं कमेंट में ढूंढूंगा आपके आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कैलाश मखवाना जी हमारे सीएम जी के साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री प्राप्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री प्राप्त जोधैया बाई का निधन हो गया। यह कौन से जनजातीय चित्रकला से संबंधित थी? रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी जोधैया बाई पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच ट्राइबल पेंटिंग? तो आप सभी को पता होगा, ये एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है। अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर हमने जाकिर हुसैन जी को खोया, जोधैया बाई को खोया, ठीक है। तो गोंड पेंटिंग, या मैं और सब ट्राइब में चला जाऊं तो बैगा पेंटिंग, बैगा पेंटिंग, बैगा क्या है? गोंड की सब ट्राइब है। और दूसरा चीज जो आपको जानना होगा कि पिछड़ों में पिछड़ी जातियां, जनजातियां, ट्राइब्स में जो सबसे पिछड़ी की पिछड़ी है, मतलब ट्राइबल तो पिछड़ी जनजातियां हैं, उनसे भी जो पिछड़ी हैं, मतलब जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़ी हैं, उसमें बैगा आता है। बैगा, भारिया, सहारिया, आपने पढ़ा होगा अपनी एमपी की किताब में, बैगा, भारिया, सहारिया, ये पिछड़ों की पिछड़ी जनजातियों में आती है, ठीक है। तो बैगा आर्ट एंड कल्चर या बैगा आर्ट के लिए फेमस है जोधैया बाई। जोधैया बाई कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? प्लीज याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट उमरिया से जोधैया बाई बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगला चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं। तो भाई पद्मश्री कब मिला इनको? 2023 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट थी जिन्होंने पद्मश्री से नवाजा
जोधैया बाई को। इसके अलावा इनको 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है, नारी शक्ति पुरस्कार। जोधैया बाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स बहुत जगह प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री अवार्डी 2023 और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित 2022 उमरिया डिस्ट्रिक्ट की बैगा आर्ट से रिलेटेड जोधैया बाई अब हमारे बीच में नहीं रही, तो ये चीज बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। ये बैगा आर्ट है, ये जोधैया बाई की आप फोटो अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। 86 ईयर ऑफ एज थी इनकी, ठीक है, इनको पद्मश्री मिलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य से लंदन में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में कौन शामिल हुए? रिसेंटली हु फ्रॉम द मध्य प्रदेश स्टेट अटेंडेड द फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश इवेंट इन लंदन? तो पहला सवाल, फ्रेंड्स ऑफ एमपी ये कहां हुआ इस साल? लंदन में हुआ। पहला आंसर तो आप यहां से तैयार करेंगे अपने एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। कौन गया था? हमारे सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव गए थे। तीसरा, मेंस के लिए आप याद रखेंगे, मेरे पहले के एपिसोड्स में मैंने बताया था कि हम भारतीय प्रवासी दिवस, बिजनेस कॉन्क्लेव्स या फ्रेंड ऑफ मध्य प्रदेश क्यों करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, बिजनेस को मैग्नेट करने के लिए। मतलब यदि लंदन में जाके मोहन यादव जी वहां पे फ्रेंड ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के दोस्तों का एक कॉन्क्लेव करते हैं, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं या एक ऐसा मिलन समारोह करते हैं जहां पे जो लोग एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं या कहीं ना कहीं उनके रूट्स कनेक्टेड हैं या उनको इन्वेस्टमेंट के रूप से मध्य प्रदेश में हम कुछ ऑफर करते हैं, हम एक मिंगलिंग क्रिएट करते हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आएंगे और जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, सोशल स्ट्रक्चर में सुधार आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो आपको पता होगा एमपीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था एक बार, तो एमपीपीएससी का सवाल था। तो इस बार लंदन में हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी अपने यात्रा के दौरान यहां लंदन पे फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश को अटेंड किए, और ये क्यों किया जाता है? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा, लंदन में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इनकरेक्ट पूछा है भाई, हमको जैसे ही क्वेश्चन में असत्य दिख जाए, इनकरेक्ट दिख जाए, उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। या तो आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ही असत्य होगा, बाकी 3 स्टेटमेंट सही होंगे, तो आप जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा कि असत्य पूछा था आप सत्य क्लिक करके आ गए, ठीक है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी 1-2 गलतियां आपको 180 मार्क से पीछे कर देंगी और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है एमपीपीएससी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स? गलत है। विथ द रेफरेंस टू स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023-24, ये आपके सिलेबस में भी है, तो थोड़ा याद रखिएगा, करंट अफेयर से भी आएगा। और फूड सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी इंडेक्सेस के कुछ रैंक्स आपको याद करने पड़ सकते हैं। फूड सिक्योरिटी क्या होती है मैं थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन को स्टिक करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट में 3 सही है, 1 गलत है। मध्य प्रदेश हैज टॉप्ड दिस इंडेक्स, मध्य प्रदेश फर्स्ट आया है इस इंडेक्स में, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत है। मध्य प्रदेश आया है 9th, प्लीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इस इंडेक्स में 9th रैंक पे आया है। फर्स्ट में तो है केरला, फर्स्ट में है केरला, फिर है तमिलनाडु। तो साउथ इंडियन स्टेट, सॉरी कंट्री नहीं, गॉड ओन कंट्री केरला, इसका रैंक 1 है। हम मध्य प्रदेश 9th रैंक है, तो हमको तो आंसर यहीं पे मिल गया, लेकिन बाकी 3 नए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे आइडिया तो रहना चाहिए। लक्षद्वीप की लास्ट आई है, ठीक है, पहला केरला, लास्ट लक्षद्वीप और 9th अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ये जो सूचकांक या इंडेक्स है कौन करता है? FSSAI। आपके कोई भी खाद्य पदार्थ में कुछ भी चीज आप खरीदते हो ना, तो एक आपको मार्क दिखता है फूड स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड, FSSAI, याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। इसका 2 मार्कर तैयार कर लीजिएगा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तैयार कर लीजिएगा, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये याद कर लीजिएगा। ये आपके मेंस लेवल पे भी आपके बहुत मदद कर देगा, 7 मार्कर एंड 2 मार्कर।
दिस इंडेक्स वॉज रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। वेरी गुड, ये तीनों स्टेटमेंट आपको यहां पे सिखा देते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023-24 2019 से चालू हुआ है। ये इसका 6th एडिशन है। कौन सा एडिशन है सर? 6वां एडिशन है। 2019 में पहली बार ये इंडेक्स आया था। ये 6th एडिशन है 2023-24 का। इसमें केरला फर्स्ट आया है, लक्षद्वीप लास्ट आया है, एमपी 9th आया है। ठीक है, कौन करवाता है? FSSAI करवाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें याद रखिएगा। अब आते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होती है। थोड़ा आपका मेंस का आइडिया बनाने के लिए मैं आपको फूड सिक्योरिटी समझाता हूं। जब आप मेंस लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो फूड सिक्योरिटी में 3 चीजें आएंगी। फूड सिक्योरिटी, एक आएगी अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक आएगी अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनिएगा अच्छी तरह। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है खाने या फूड रिलेटेड या जो कैलोरीफिक वैल्यू है या न्यूट्रिएंट है, मैं उसके लिए सिक्योर्ड हूं। ठीक है, मेरा घर सिक्योर्ड है क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, या हमारी कॉलोनी में जागते रहो ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस तरह को सोसाइटी को गार्ड कर रहे हैं। वैसे ही मेरी न्यूट्रिएंट, मेरा फूड सिक्योर्ड हूं कि नहीं, उसमें क्या क्या चीज मायने रखती है। यदि मैं एक ऐसे जगह पे हूं जहां पे मान लीजिए कुछ खाद्य पदार्थ अवेलेबल ही ना हो, मतलब मैं एक ऐसी जगह में रहता हूं जहां पे एप्पल्स या राइस या व्हीट अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, तो तब भी मैं इनसिक्योर रहूंगा। और मान लीजिए वहां पे एप्पल, राइस, व्हीट अवेलेबल हो, लेकिन भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्याज चल रहा है 150 रुपए किलो, ठीक है, ब्रेड चल रहा है से, या कोई मेज चल रहा है, मिलेट चल रहा है 400 रुपए कुंटल, 8000 रुपए कुंटल। मतलब अवेलेबल तो है मेरे सामने, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तब भी मैं सिक्योर्ड नहीं हूं, तब भी मेरे को सही पोषण नहीं मिल रहा। और तीसरा चीज है, क्या वो मेरे को स्टैंडर्डाइज्ड मिल रहा है, क्या वो मेरे को क्वालिटी में मिल रहा है। यहां पे आता है आपकी बॉडी FSSAI। तो समझिएगा, मेंस का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फूड सिक्योरिटी का बस मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास खाने की अवेलेबिलिटी हो, नहीं, ये तो अधूरा आंसर है। हमको सबसे पहले देखिए, मेरे सामने एक कार की दुकान होनी चाहिए, या मेरे आसपास BMW मिलनी चाहिए। अब मेरे को BMW खरीदने पुणे जाना पड़े, या दिल्ली जाना पड़े, या हैदराबाद जाना पड़े, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। और मान लो मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर BMW का शोरूम है, लेकिन वो 50 लाख की गाड़ी लेने की मेरी क्षमता ही नहीं है, तो मैं सामने अवेलेबल भी है, जब भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और जब मैं मान लो खरीद भी रहा हूं तो उसका स्टैंडर्ड उस हिसाब से नहीं है। वैसे ही फूड सिक्योरिटी में ये तीनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास खाद्य पदार्थ अवेलेबल होना, ये काम करते हैं बड़े बड़े गोडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आप सभी एग्रीकल्चर फार्मर्स से बड़े बड़े गोडाउन में एक सरकार सामान खरीद लेती है, उसको स्टोर करती है, ठीक है, यदि मान लो कम पड़ जाता है तो इंपोर्ट करती है, ठीक है, अवेलेबिलिटी बनाए रखती है। ठीक है, एक काम सरकार जो कर रही है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, उसका प्राइस ज्यादा चला जाए, ठीक है, तो फिर डिमांड सप्लाई मिसमैच करके उसकी प्राइस को नीचे खींचती है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब तुमको जो चावल मिल रहा है अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, अच्छा है, ठीक है, 12-15 रुपए किलो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वो टूटे चावल हैं, बेकार क्वालिटी के चावल हैं, ठीक है, जो आप खा रहे हो तो वही न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप खा तो रहे हो ब्रेड कि ये मल्टीग्रेन आटा से बनी है, लेकिन उसमें 60% फ्लोर है। ठीक है, आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम एड्स में आपने देखता होगा कि जो आप खा रहे हैं उसकी गलत मार्केटिंग की जाती है। तो ये सब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं। यहां सरकार गोडाउन्स बनाती है, यहां पे आपको याद होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, टैरिफ को चेंज करना, ठीक है, ये सब चीज के थ्रू अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करती है। आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने फेयर प्राइस शॉप सुना होगा, फेयर प्राइस शॉप, जहां पे 3 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए में आपको खाद्य पदार्थ मिलते हैं, अफोर्डेबल मिलते हैं, गुड़ मिलता है सस्ते में,
ठीक है, तो याद रखिएगा अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और FSSAI न्यूट्रिएंट वैल्यू बताती है कि जो तुम खा रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक तुम पी रहे हो, तुमको लग रहा है एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उसमें 70-60% शुगर है, तो क्या शुगर मेरी बॉडी के लिए अच्छा है? क्या वो प्रोटीन दे रहा है मेरे को? क्या कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है? क्या कैलोरीज आ रही हैं? ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो फूड सिक्योरिटी में ये 3 चीज होती हैं और आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया हूं, क्योंकि प्रीलिम्स है, आपको ये आइडिया भी होना चाहिए और मेंस की तैयारी भी चलती रहना चाहिए, क्योंकि 2.5-3 महीने में मेंस हो जाएगा, तो आपको बहुत मजबूती से टॉपिक्स को पकड़ना है। तो याद रखिएगा, फूड सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर खोल दिया है मैंने, यहां पे FSSAI की ऑब्जेक्टिव भी बता दी, और याद रखिएगा इस तरह के इंडेक्स से हम आकलन करते रहते हैं कि कौन सा स्टेट किस तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है और क्या बेहतर करना चाहिए। केरला मॉडल पूरी दुनिया में अपनाना चाहिए, है ना, अम्मा योजना आपने देखा होगा, अन्न योजना, है ना, अन्नपूर्णा योजना, तो इस तरह की चीजें आपको फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी। तो ये आपका एक मतलब लिस्ट है, ठीक है। यहाँ केरला फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है, जम्मू कश्मीर थर्ड है, गुजरात पंजाब अपना 9th में, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे दिया जाने की घोषणा की। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये पूरे वीडियो बाइलिंगुअल हो सकें, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है। डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड इंदिरा गांधी को किसको मिला है? तो ये मिला है चाइल्ड की फॉर्मर प्रेसिडेंट, चाइल्ड की फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को। किसको मिला है? मिशेल बैचलेट को। इतना याद रखना है, मिशेल बैचलेट बेसिकली चाइल्ड से बिलोंग करती हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी उठाइए, तो मैं MP, नेशनल, इंटरनेशनल, तीनों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ह्यूमन राइट काउंसिल में मिस मिशेल अपना भाषण देती हुई, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चलिए कल का प्रश्न, कल का नहीं परसों बोलेंगे, संडे आ गया था बीच में, तो परसों आप सभी ने को एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप सभी ने जरूर दे दिया होगा। मैंने बहुत जगह देखा कमेंट में जबलपुर और A ऑप्शन पे कमेंट्स आ रहे थे। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स किसका देखा जाता है? एयर क्वालिटी का, की रिपोर्ट के अनुसार देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा है? जबलपुर। तो भैया जबलपुर वासी एकदम खुश हो जाइए कि आपका शहर देश का सबसे क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स में आ रहा है। दिल्ली में तो आपको पता ही है कि यदि आप किसी प्रकार का धूम्रपान या स्मोकिंग नहीं भी करते तब भी आपको पूरा उसका सेवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अच्छी तरह करवा रही है, ठीक है। तो 7 सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, जो CPCB करवाती है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट आई। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस? 7 सितंबर को। तो ये डेट याद रखिएगा, ऐसे डेट्स आ जाते हैं। इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 47 शहरों में से गुजरात का सूरत फर्स्ट में पाता है, और मध्य प्रदेश का जबलपुर, और उत्तर प्रदेश की आगरा, ठीक है, तीसरे स्थान पे आती है, दूसरे या तीसरे स्थान पे आती है। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस होता है, ठीक है। CPCB द्वारा ये रिपोर्ट आई जिसमें फर्स्ट है सूरत गुजरात, सेकंड है अपना जबलपुर मध्य प्रदेश, और थर्ड है आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह की रैंकिंग है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के प्रश्न में, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे। तो आज का सवाल जो आप सभी को मैं फेंक रहा हूं वो है मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग। मैंने क्या बोला था? जब भी स्टेट होगा तो डिपार्टमेंट आएगा, मिनिस्ट्री मत लिख के आना, गलती है, ठीक है। जैसे आर्टिकल और सेक्शन में अंतर होता है। आर्टिकल मतलब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 12 बोल दिया, कुछ नहीं सोचना है। आयुष सर बात कर रहे हैं किसकी? संविधान की। लेकिन मैं सेक्शन 12 बोल दिया तो किसकी बात कर रहे हो पांडे सर? बहुत सारे एक्ट हैं, डाउरी एक्ट है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, फिर आपका RBI एक्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या दंड संहिता हो गई, IPC हो गई, CRPC हो गई,
सेक्शन आप किसकी बात कर रहे हैं, तो सेक्शन में आपको एक्ट का नाम लेना पड़ता है, लेकिन सभी का बाप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आर्टिकल, वहां पे बताने की जरूरत नहीं, आर्टिकल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। तो महिला प्रदेश मध्य प्रदेश की बाल विकास विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो भैया बहुत ही शानदार सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश ने किसको बनाया है, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी समाज के आगे आने वाली पीढ़ी है, समाज के आगे आने वाले डिप्टी कलेक्टर्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं, कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को सशक्त कीजिए, बेटी को लेकिन वैल्यू सिस्टम के साथ सशक्त कीजिए, जैसे कि एक किसी पुरुष को करते हैं। हम दोनों का वैल्यू सिस्टम, पुरुष हो या महिला हो, वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी के एम्पावरमेंट से किसी का शोषण ना करे, जो आज तक न्यूज़ में देख रहे हैं हम लोग कि फीमेल को बचाने के लिए यदि डाउरी एलिमोनी जैसी चीज़ें आई हैं तो उसका मिसयूज भी हुआ है। तो अपन देश को इस तरह से वैल्यू एड करें, इस तरह से हमारी सोसाइटी को वैल्यू लेडन करें कि हम सब एक दूसरे के एम्पावरमेंट के लिए काम करें, ना कि किसी के शोषण के लिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, कल वापस मिलूंगा आप सभी से। आप सभी के सुझाव मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी के कमेंट में देखता हूं, तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा। और एमपीपीएससी के विद्यार्थी 16 फरवरी को एग्जाम होना ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, तो तैयारी जारी रखिए और विश्वास रखिएगा, सब अच्छा होता है, बस मेहनत की जरूरत होती है। धन्यवाद।